प्यारे बच्चों, आज हम द टॉपिक था संज्ञा, उसके आगे का प्रकरण ले रहे हैं, इस पर अभ्यास करेंगे। संज्ञा के बाद में शब्दों के भेद में सर्वनाम आता है। जैसा कि सर्वनाम शब्द से इसका सरलार्थ निकलता है सर्व जोड़ नाम, सब नाम। अतः सब नाम से आशय यह है कि इसमें किसी भी वाक्य को, जैसा कि शामपट पर मैंने लिखा है, भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता तथा पुनरुक्ति प्रकाश बार बार कोई शब्द आए, उस पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। अतः संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा हुई। सरल सी बात है, कोई विशेष इसमें जटिलता नहीं है या हमें याद ना रहे ऐसी कोई बात नहीं है। भाई, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं हिंदी भाषा में। और रूप परिवर्तन के आधार पर ये खास प्रकरण है। जैसे एक वाक्य लिखा है मैंने, सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। अब इसमें बोलने वाले की बात को सुनने वाले अपने आप महसूस करेंगे या बोलने वाला भी महसूस करेगा कि ये सीता दो बार आ गई एक ही वाक्य में, अतः पुनरुक्ति दोष आ गया। तो इस वाक्य को सुंदर बनाने के लिए, इसको सुंदर सरल वाक्य बनाने के लिए यूं कहें कि सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, तो वाक्य भी सुंदर बन गया, सूक्ष्म बन गया और पुनरुक्ति दोष भी दूर हो गया। अतः ऐसी स्थिति में हम यही कहेंगे कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले जो शब्द हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। अतः आगे बोर्ड पर जो सारणी बनी हुई है, सर्वनाम 6 भेदों में विभक्त किया गया है। अर्थात देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ हम यदि ये सोचें कि हमें ये भावी जब भी किसी स्थल पर ये प्रश्न पूछ लिया जाए, सर्वनाम कितने हैं, उनके नाम लिखिए, या सर्वनाम के भेदों का उल्लेख कीजिए, या सर्वनामों के भेदों को समझाते हुए 100 उदाहरण पेश कीजिए, ऐसे प्रश्न आपसे परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछ लिए जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक सूत्र लिखा है, पुरुष निश्चय अनिश्चय निज संबंध प्रश्न। आप इस सूत्र को बार बार जब बोल लेंगे 5, 7, 10 बार तो आपको याद हो जाएगा और भावी जीवन में या परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको जब भी ये प्रश्न सामने आए कि सर्वनाम कौन कौन से हैं, तो इस सूत्र से आपको सहज प्रक्रिया में याद आ जाएगा कि पुरुष निश्चय अनिश्चय निज संबंध प्रश्न। ये सूत्र बोलते ही आप फटाफट इसको फैला सकोगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में किसी व्यक्ति का, पुरुष का हवाला होता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तुम खाना खा रहे हो और वह खेल रहा है। ये 3 वाक्य आपके सामने आए, तो इसमें पहला जो कर्ता है मैं, वो पुरुषवाचक है। और इस तरह से पुरुष के फिर 3 भेद हुए। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। इसको आप सहज प्रक्रिया से यूं समझ लें
कि बात करने के समय या बोलने के समय या किसी चर्चा को करने के समय तीन व्यक्ति काम में आते हैं। जैसे मैं खड़ा हूं, एक मेरे सामने खड़ा है, तो मैं कहता हूं कि तुम उसको बुला के लाओ। अब यहाँ तीन पुरुष आए, मैं कहने वाला प्रथम पुरुष और तुम सामने वाला वो द्वितीय पुरुष यानी मध्यम पुरुष, और उसको बुला के लाओ, ये उसको शब्द जो है ये तीसरा व्यक्ति हुआ। अतः मैं प्रथम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष और वह है अन्य पुरुष। इसको अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के नाम से जाना जाता है। जैसे आई, वी, ही, शी थर्ड पर्सन और यू, योर, दाऊ ये सेकंड पर्सन में आते हैं। अतः यहाँ ध्यान करिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष तीन होते हैं। मध्यम पुरुष मैं, हम, उत्तम पुरुष मैं, हम, और मध्यम पुरुष तुम, तुम्हारा, और अन्य पुरुष वह है, वे। अर्थात ये तीन पुरुष हमें आपस की बातचीत के लिए सर्वनाम में प्रयुक्त होते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये पुस्तक मेरी है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, वह कौन है, वे कहाँ से आए हैं, आदि आदि। अब इसमें ये है, ये, वह है, वे, ये सब जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं ये निश्चय का बोध करा रहे हैं। अतः जहाँ किसी शब्द से किसी निश्चित बात का बोध हो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ये ऐसे सर्वनामिक शब्द जो निश्चय का बोध कराते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई आया है, कुछ आम लाओ आदि जो है संज्ञा के पीछे लगे सर्वनामिक शब्द जो हैं ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जहाँ जिन शब्दों से अनिश्चय का बोध होता है, कोई का मतलब असली पहचान नहीं है, निश्चय नहीं है। जैसे ये था यहाँ तो निश्चय था, ये आया है, कोई आया है, और कुछ इसमें संख्या तो और नहीं है, अंदाजा है कुछ, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। और इससे अगला है निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना कोट पहनता हूं। अब यहाँ अपना जो है ये निज का बोध करा रहा है। तुम मेरा पाठ सुनो, यानी मेरा, अपना, मेरा, ये अपनत्व का बोध करा रहे हैं, अपनेपन का, फर्स्ट पर्सन का बोध करा रहे हैं। तो निजवाचक सर्वनाम। और संबंधवाचक सर्वनाम में जिसे, जिसकी, जो आदि का प्रयोग होता है। जैसे जिसकी लाठी उसका भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब यहाँ जिसकी का से इस लाठी और भैंस का संबंध जोड़ रहा है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। जिसे देखो उसे पहचानो, ये जिसे देखने की क्रिया और पहचानने की क्रिया का संबंध करवा रहा है। अतः ये जिससे शब्द जो है संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। जो 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 आया है वो मेरे पहचान का है, इसलिए जो शब्द जो है ये संबंधवाचक का बोध करा रहा है। अतः जिसने, जिसको, जिसकी, जिसका, जिसके लिए आदि आदि शब्द जो है ये संबंधवाचक होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम में होते हैं। और अगला है फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कौन खड़ा है। अब यहाँ कौन शब्द जो है ये अपने आप में प्रश्न कर रहा है। अतः कौन खड़ा है दरवाजे पर, ये कौन शब्द जो है ये प्रश्नवाचक हुआ। तुम क्या लाए हो, या तुम क्या पढ़ रहे हो, आदि आदि जो है ये क्या शब्द जो है ये वैसे उसमें अधिकारी में चला जाएगा, लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम में है क्या। और इस तरह से हम देखते हैं कि सर्वनाम के छह भेद हमारे सामने इस प्रकार आए। पुरुषवाचक सर्वनाम में याद रखने की बात है कि पुरुष के तीन भेद होते हैं, तीनों याद रखिए और इस तरह इस सूत्र को साथ लेकर के याद कीजिए। अब सर्वनाम के बाद में आज हम अगला प्रकरण ले रहे हैं विशेषण।
किसी खास व्यक्ति, स्थान, शहर, गांव, जाति के बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा गया था। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा गया। और अब विशेषण जो है, जैसा कि इसके नाम से जाहिर होता है, विशेष यानी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द जो हैं वो विशेषण होंगे। लेकिन किसकी विशेषता प्रकट करें, अतः इसकी सीधी सी परिभाषा बनाइए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण होते हैं। ये इसकी सीधी सी परिभाषा हुई। संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और अब इस पर हम थोड़ा विवेचन करते हैं। विशेषण: नीला, नीला आकाश, काला कोट, छोटी पुस्तक। ये आकाश, कोट और पुस्तक, ये तो सीधी सी बात है, संज्ञा शब्द है। और इसके पीछे आकाश की विशेषता बताई नीला, कोट की विशेषता बताई काला और पुस्तक की विशेषता बताई छोटी। अतः तीनों संज्ञाओं की विशेषता बताने वाले शब्द जो है नीला, काला और छोटी, ये विशेषण हुए। अतः इसकी सरल सी परिभाषा भी आप यूं नित कर लें, यूं जमा लें कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला, नीला, पीला, मोटा, छोटा, ऊंचा, नीचा आदि आदि। अब इसमें सबसे पहला प्रश्न तो ये खड़ा होता है कि विशेषण, जो वाक्य है विशेषण में, उसमें विशेषता और विशेष, विशेषण और विशेष आपसे पूछा जा सकता है। छोटा सा प्रश्न बन सकता है, कोई वाक्य देकर के यदि पूछ लिया जाए कि इसमें विशेषण और विशेष अलग अलग कीजिए या बताइए, तो यहाँ सीखिए किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं, क्योंकि वो गुण या दोष बता रहे हैं। गुण ही बताने कोई जरूरी नहीं है, दोष भी उसकी विशेषण में शामिल होता है। जैसे राम बुरा लड़का है, अब यहाँ बुरा शब्द जो है ये भी विशेषणी है, और राम अच्छा लड़का है, अच्छा भी विशेषणी है। अतः गुण दोष बताने वाला शब्द विशेषण होते हैं। और जिस संज्ञा या सर्वनामिक शब्द का गुण दोष बताया जाए वो विशेष होता है। अतः ये विशेषण और विशेष का ध्यान रखते हुए आप याद रखिए कि विशेषण और विशेष क्या है। गुण दोष बताया जाए या उसकी विशेषता बताई जाए वो विशेषण, और जिसका गुण दोष बताया जाए वो विशेष। और इसके बाद में इसके विशेषण के भेद, यानी विशेषण के परिभाषा, विशेष और विशेष के ज्ञान के बाद में मुख्य मुद्दा है इसके भेद। विशेषण के 5 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। इसमें आप सूत्र को याद रखने के लिए यूं जमा सकते हो: गुण, संख्या, परिमाण, संकेत और व्यक्ति। ये 5 शब्दों का एक हलंत सा सीधा सा सूत्र बना लीजिए, ताकि आपको विशेषण का भेदों का जब भी कभी लिखने का काम पड़े या बोलने का काम पड़े या किसी को बताने का काम पड़े, तो आप सूत्र के आधार पर गुण, संख्या, परिमाण, संकेत, व्यक्ति के आधार पर आसानी से बता सकेंगे कि विशेषण के 5 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। अब मैं इनके 5 की व्याख्या कर रहा हूं, अलग अलग परिभाषा। गुणवाचक विशेषण: किसी संज्ञा या सर्वनामिक शब्द का गुण दोष बताया जाए तो वह गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे पुराना कोट, पुराना कोट, काला कुत्ता, मीठा आम। यहाँ कोट, कुत्ता, आम ये संज्ञा शब्द हैं, लेकिन कोट के पीछे पुराना लगा दिया, कुत्ता के पीछे काला लगा दिया,
और आम के पीछे मीठा शब्द लगा दिया। तो ये तीनों शब्द इन तीनों की विशेषता बता रहे हैं, गुण दोष बता रहे हैं, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण हुए। अब प्रश्न है, गुणवाचक विशेषण में गुण या दोष तीन तरह के होते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम नाम में पुरुष तीन थे, उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष। इसी तरह से गुणवाचक विशेषण में आप सदैव एक बात को याद रखिए कि इसमें साहब इसकी तीन अवस्था होते हैं। गुण बताने वाले शब्द की अवस्था तीन होते हैं हिंदी में, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इसको अंग्रेजी में आप डिग्री के नाम से सीखते हो, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, फैट, बेटर, फैटेस्ट आदि आदि। इसी तरह से हिंदी में मूलावस्था जैसे सुंदर, और उत्तरावस्था उससे सुंदर अर्थात सुंदरतर, और उत्तमावस्था सुंदरतम यानी सबसे सुंदर। इस तरह से ये तीन गुणवाचक विशेषण के साथ ही आप ये सीखिए कि गुण दोष की तीन अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इससे आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा विशेषण का भेद आया संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट जाहिर है, संख्या नाम है गिनती का। अतः जहां संख्यावाचक, संख्या का बोध होता है, किसी शब्द के पीछे, संज्ञा सर्वनामिक शब्द के पीछे यदि संख्या का बोध होता है तो वो संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे एक, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 8 आदि आदि संख्या जहाँ निश्चित संख्याएं आती हैं वहां निश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण होता है। क्योंकि ये इसमें भी निश्चय और अनिश्चय दो भेद होते हैं, एक तो निश्चित संख्या और एक अंदाजन। जैसे कई किताबें, कुछ पुस्तकें, बहुत से आइटम्स, ऐसे ये तो हैं अंदाजन, अनुमानित, और ये हैं निश्चित। अतः संख्यावाचक सर्वनाम के दो भेद किए जा सकते हैं, एक निश्चित संख्या और एक अनिश्चित संख्या या अनुमानित संख्या। इसलिए उपभेद के रूप में संख्यावाचक विशेषण के दो उपभेद हुए। इसी तरह से परिमाणवाचक विशेषण, इसके भी दो भेद माने गए हैं, वो निश्चय और अनिश्चय। जैसे परिमाण के रूप में बताया जाए, निश्चय बता दिया जाए 2 लीटर तेल दे दो, 2 लीटर दूध लाओ, 5 लीटर पानी इस बाल्टी में डाल दो। अब इसमें तो निश्चित रूप से पानी, दूध और तेल की निश्चित मात्रा बता दी गई, और थोड़ा दूध दे दो, थोड़ा तेल इस चिमनी में डाल दो, थोड़ा तेल दीपक में डाल दो, इसमें अंदाजा हो गया थोड़ा, यानी कोई निश्चित संख्या नहीं है। अतः परिमाणवाचक विशेषण की भी जहां निश्चित संख्या बताई जाए वह निश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण, और जहां अनुमानित संख्या बताई जाए वहां अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण। ये परिमाणवाचक के और संख्यावाचक के दो भेद हैं, और सीधी सी सरल सी बात है। तीसरा है संकेतवाचक विशेषण। संकेत अपने आप स्पष्ट कर रहा है परिभाषा, जहां संज्ञा सर्वनाम के पीछे संकेत का उद्बोधन कराया जाए, या संकेत के रूप से, इशारे के रूप से, संकेत मानी इशारे के रूप से किसी बात को कहा जाए, वहां संकेतवाचक विशेषण होता है। जैसे इसे 5 रुपए दे दो, उस व्यक्ति को यहाँ बुलाओ। सार्वनामिक, ये सार्वनामिक विशेषण भी है। क्यों? इसे, उसको, उसका, उसकी, ये वैसे उधर सर्वनाम में भी आ गए थे और ये विशेषण में भी आ गए। अतः ऐसे शब्द जो विशेषण के रूप में थे और यहाँ सर्वनाम के रूप में थे, या विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो गए, वो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। अतः यहाँ याद रखने की मुख्य बात यह है कि आपको संकेतवाचक विशेषण है, इसी का दूसरा नाम सार्वनामिक विशेषण भी है। ये सदैव याद रखिए। संकेतवाचक विशेषण की परिभाषा
लिखिए तो आप सहज ही समझ जाएंगे। लेकिन सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा लिखिए या सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, सौ उदाहरण समझाइए, तो यहाँ याद आना चाहिए कि संकेतवाचक विशेषण ही सार्वनामिक विशेषण है। जैसे इस उस इनका प्रयोग होता है। और फिर अंतिम इसका भेद है सर्वनाम का विशेषण का व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण में जब हम कभी पढ़ा करते थे उस समय तो 4 ही विशेषण होते थे, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक विशेषण। लेकिन आज के नए विद्वानों ने ये नया शब्द और जोड़ दिया, व्यक्तिवाचक विशेषण। यानी वो शब्द तो है संज्ञा का और उसके साथ कोई विशेषता है दिए हुए है तो वो व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। जैसे जयपुर, और जयपुर की रजाइयां बनती हैं उसके लिए शब्द प्रयुक्त होता है जयपुरी रजाई। बनारस, बनारसी साड़ी। बीकानेर, बीकानेर तो एक शहर का नाम है, अतः व्यक्तिवाचक संज्ञा में है। लेकिन बीकानेरी भुजिया, यहाँ ये बीकानेरी शब्द जो है ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम हो गया। अतः जहाँ व्यक्ति विशेष के साथ, व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ कोई विशेषण जोड़ दिया जाए वहाँ व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। और इस तरह से ये विशेषण का भेद पूरा हुआ। अब इसमें आप एक बात और याद रखेंगे, परविशेषण। परविशेषण से मतलब है प्र, जो ये विशेषण के साथ प्र उपसर्ग जुड़ा है ये अपने आप में प्र का मतलब विशेष या खास या ज्यादा। जैसे ताप और प्रताप, अब ताप में प्र जोड़ दिया तो ये परविशेषण का रूप ले लिया इसने। अतः विशेषता बताने वाले शब्द की भी विशेषता बताता है, वो परविशेषण होता है। आप यहाँ समझिए, ध्यान रखिए कि परविशेषण किसे कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द के साथ उस विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है, वो परविशेषण होता है। जैसे विनम्र, सीता विनम्र है। अब सीता का गुण दोष बताया गया, सीता विनम्र लड़की है। लेकिन विनम्र के भी पीछे यदि किसी ने ये जोड़ दिया सीता अति विनम्र लड़की है, तो विनम्र की भी विशेषता हो गई अति। अतः अति शब्द जो है ये परविशेषण हो गया। मोहन परिश्रमी व्यक्ति है। अब परिश्रमी व्यक्ति की विशेषता हो गया, विशेषण शब्द हुआ। लेकिन कोई इसको यूं बोल दे कि मोहन बहुत परिश्रमी व्यक्ति है, तो ये यहाँ पर विशेषण हो गया। और इस तरह से ये आपके सामने श्यामपट के ऊपर जो शब्द जो बने हुए हैं सारणी के रूप में, इनको आप उतार लीजिए और उतार करके सहज प्रक्रिया से इनको याद कीजिए। मैं इनको चिन्हित कर देता हूँ, 1 मिनट लगेगी, आप इसको उतार सकते हैं।